तो चलिए, स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर में। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे जो यूपीपीसीएस को लेकर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ हमने चलाई थी उसकी ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास आपको उपलब्ध करा दी गई है और उसमें हमने 1 से 50 क्वेश्चन आपके देखे हैं। सीरीज़ नंबर 1 हमने आपसे डिस्कस करने का प्रयास किया है। मैं एक और बात आपको यहाँ पर बता दूँ थोड़ा, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि जिन विषयों पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ उन विषयों को आप आवश्यक देखें और क्विक रिवीजन की क्लास को आवश्यक रूप से आप जानें, आवश्यक रूप से उसको देखने का प्रयास करें। उसमें बहुत अच्छे से कॉम्प्रोहेंसिवली तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है और मैंने स्वयं उसको आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास किया है। बड़े अच्छे से वो क्लासेस आपको एक बूस्ट की तरह काम करेंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करने, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को कहा जाता है। जी हाँ। लॉरेंस कोयला क्षेत्र फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी, सी वेस्ट मेंडेलेंस भंगिम में और टूला रूस में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये इसका मैचिंग नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 51 का वी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, क्या हो जाएगा? वी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम देखें आपका जो अगला क्वेश्चन है उस अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है और क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि निम्नलिखित देशों में से बॉक्साइट का सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है। सर, सर्वाधिक बॉक्साइट के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सर्वाधिक बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कौन सा है? गिनी। ऑप्शन नंबर ए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी जमैका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयला, देखो जहाँ जिस देश के अंदर कोयला आपको मिलेगा स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपको बॉक्साइट की मात्रा और आयरन की मात्रा ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रातकालीन शांत स्थल कहा जाता है? प्रांतकालीन शांत स्थल किसको कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस को, बी जापान को, सी ताइवान को, डी कोरिया को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसको? ताइवान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। ये पूछ रहा है यूरेनियम के भंडार सर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में, बी ब्राज़ील में, सी कनाडा में, डी दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर अगर हम देखेंगे तो यूरेनियम का भंडार ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड, थोड़ा सा टेक्निकल इशू। चलिए, तो यूरेनियम भंडार कहाँ पर पाया जाता है सर? कनाडा में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किसे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? अब देखो मूल निवासी ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रियक से, बी काकेयासार्ड से, ऑप्शन नंबर डी सी मंगोलियाड से, डी नेग्रियाड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेग्रियाड से। क्या है आपके जो प्रजाति वर्गों को लेकर के उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी से संबंधित रखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो भारतीय संविधान से पूछा गया है। ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? सर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन प्रदान करता है, ये इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 78, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 124। देखो 74 में ये शपथ के लेकर के बताया गया है और जो राष्ट्रपति होते हैं उनको लेकर के मंत्रिपरिषद होती है जो इनको सुझाव समय समय पर देती रहती है। इसके साथ साथ 78 में क्या बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री होंगे वो समय समय पर राष्ट्रपति को जो सूचनाएं हैं वो देते रहेंगे, जवाबदेही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 123। 124 की बात कर लें, 2 में ये आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है सर, और मैं आपको बताऊंगा कैसे एलिमेंट मेथड से इसको निकाला जा सकता है। देखिए सर, एलिमेंट मेथड से कैसे हम यूज करेंगे। ये पूछा गया विधि के सम्मुख समानता। सर, विधि के सम्मुख समानता किस में है? आर्टिकल 14 में है। देखिए आर्टिकल 14 ए का 3 आपको कहाँ पर है?
ए का 3 केवल एक ही में है, तो इसका राइट आंसर आप ऐसे ही निकाल के ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये इंग्लिश में है सर, क्योंकि मैंने पेपर वेबसाइट से डाउनलोड किया था, तो इंग्लिश का भी आपको दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और पूछा है कौन सा कथन सही है। क्या पूछा है, आपसे सही पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कौन सा कथन आपका सही है। यह एक अनौपचारिक संस्था है। क्या यह अनौपचारिक संस्था है? जी नहीं, यह अनौपचारिक संस्था नहीं है। यह एक संवैधानिक संस्था है। जी हाँ, ये एक संवैधानिक संस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह एक प्रशासनिक संस्था है। नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष की हम बात कर लें तो जीवी मालवाकर थे। ठीक है, ये पूछ रहे हैं जीएससी वालयोगी थे, मनोहर जोशी थे या पीएस शागमा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची। ये बिल्कुल एकदम सीधा क्वेश्चन है। 11वीं अनुसूची से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 11वीं अनुसूची आप देखोगे किसके बारे में बताया गया है? खासतौर पर पंचायती राज के बारे में बताया गया है। वहीं अगर हम देखें जो नगर पालिका है ये 12वीं अनुसूची की बात करता है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बता दूं, जो संविधान का भाग नंबर 9 है उसमें आपको पंचायती राज मिलेगा, लेकिन जो 9 का ए है उसमें आपको नगर पालिका मिलेगा। केंद्र राज्य संबंध अलग आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मतलब आप देखोगे राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI जिसको कहते हैं सर, क्या कहते हैं? RTI जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में आपसे ये पूछ रहा है सर, सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार पूछ रहा है, मतलब RTI सूचना के अधिकार की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक, अब देखिए सूचना का अधिकार की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो उसके बारे में ही मुझे आपसे चर्चा कर लेनी है कि नहीं? सूचना के अधिकार के बारे में ही मुझे आपसे चर्चा कर लेनी है सर, है कि नहीं? ठीक है, देखिए सूचना का जो अधिकार है अगर मैं कहूँ तो सूचना का अधिकार 2000 ये आप देखोगे 5 में लाया गया था। RTI यह एक राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी यह एक संवैधानिक अधिकार है। सी यह एक विधिक अधिकार है। डी यह एक सामाजिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होगा सर। इसमें आप देखोगे यह एक विधिक अधिकार है क्योंकि एक लॉ और कानून के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संसद के सदस्य की अनिवार्यताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश की, बी भारत के निर्वाचन आयोग की, सी भारत के महान्यायवादी की, डी लोकसभा अध्यक्ष की। राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी। निर्वाचन जो आयोग है इसकी बात को ये क्या करेगा, देखेगा और यहीं से उसकी सदस्यता की बात कर ली जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। सर ये क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए देवगौड़ा, ऑप्शन नंबर बी I.K. गुजराल, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह तो राज्यसभा से थे। ठीक है, चंद्रशेखर जो थे यही आपके राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर इसका अगर हम देखें राइट आंसर हो जाएगा सर, यही थे राज्यसभा से। ठीक है, ये लोकसभा से, सॉरी, ये तीनों देवगौड़ा ये भी लोकसभा से थे, ये भी लोकसभा से थे और ये भी लोकसभा से थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। फैक्चुअल क्वेश्चन है सर, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए JL बजाज, बी MSAT रिजवी, ऑप्शन नंबर सी T एंधर, डी अतुल गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो निशान इस पे लगे हुए आपको दिख रहे हैं आप उस पर ना जाएं कि ये सही है, बल्कि उस पर आप जाएं जो हम आपको करवा रहे हैं कि ये सही है। ठीक है, क्योंकि हमने ये पेपर डाउनलोड करा है तो किसी स्टूडेंट्स का था जो कि वेबसाइट पे डला हुआ था, तो उसके टिक थे अपने लगे हुए। ठीक है, जो उसने एग्ज़ाम हॉल में किया होगा शायद। ठीक है, तो इसी पर हम बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। क्या देता है? सार्थक कदमों के लिए क्या करता है? एक परामर्श देने का प्रयास करता है सर। ठीक है,
क्या करता है, एक प्रयास करता है, तो उसी प्रयास के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए समान सिविल संहिता के संबंध में, देखो समान सिविल संहिता। ऑप्शन नंबर बी, ये तो समान सिविल संहिता तो किसमें है, 44 में इसकी चर्चा की गई है सर, 44 में इसकी चर्चा है, ठीक है, किसमें है, 44 में इसकी चर्चा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की है, जो महात्मा गांधी जी को कनेक्ट करता है। नगर पालिकाओं के गठन से संबंध में कर्मचारियों के निर्वहन योग्य मजदूरी केंद्र पे, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्अवलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का सर, जिस तरीके से राज्य में आप देखोगे सेंट्रल में संघ में राष्ट्रपति करता है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल करता है, ठीक है। संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का पंचायत, नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा राइट आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर आप देखोगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में, देखो अगर हम देखें संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का संबंध किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 153 के तहत होती है, ऑप्शन नंबर बी 154 के तहत होती है, ऑप्शन नंबर सी 155 के तहत होती है, ऑप्शन नंबर डी 156 के तहत होती है। तो संविधान के आर्टिकल जो आप देखोगे 155 के तहत क्या होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है, इट्स क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो जो स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं, अगर हम उनकी बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को आप देखोगे क्या कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को ही आप देखोगे इसमें कहा जाता है कि यही स्थानीय स्वशासन के जनक थे, ठीक है। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड कैनिंग नहीं है सर, इसमें लॉर्ड रिपन है, ठीक है, लॉर्ड रिपन ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट पेयर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कथन कारण वाला है, रीजन वाला। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। बात तो एकदम ठीक है, देखो ये तो 100% सही है, ठीक, क्योंकि कारण है क्योंकि बिकॉज संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। क्या इसलिए ये कर सकती है, क्या इसलिए कर सकती है, जी हाँ, क्योंकि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्थाओं में से एक है और इसीलिए भारत के लोगों के द्वारा इसको भेजा गया है और इसीलिए क्या कर सकती है, ये आप देखोगे तो, ठीक है, संशोधन कर सकती है। ऑप्शन नंबर इसमें ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्या देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए सर अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। क्या है, संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो सरकार या आयोग, ये तो सर डायरेक्टली है, सरकार या आयोग, ठीक है, ये संबंध है, हाँ सर। राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति या पुंछी आयोग, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम देखें राइट आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, तो जो करेक्ट आंसर इन्होंने जो माना है, अगर हम देखें तो वो खास तौर पर आप देखोगे, वो आप देखोगे इंद्रजीत गुप्त समिति या पुंछी आयोग भी है, ठीक है, सरकारी आयोग भी है, राजमन्नार इंद्रजीत गुप्ता समिति। ऑप्शन नंबर इसमें जो है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना से, देखो मैंने अभी करवाया था आपको, संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया। बालक यूँ ही बता देंगे कि कहाँ से लिया गया बच्चे, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए के संविधान से लिया गया है, ना इटली से, ना कनाडा से, ना फ्रांस से। देखो आप एरो ना टिक पे नहीं जा रहा हूँ, टिक देखो फ्रांस बता रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर, मुझे जो लग रहा है ना, ये जो समिति की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, या तो इसका आंसर मुझे राजमन्नार लग रहा है या फिर ये, ठीक है, एक बार आप चेक कर लेंगे, लेकिन मुझे आंसर इसका राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग भी है, पुंछी आयोग भी है, लेकिन राजमन्नार या इंद्रजीत मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी देख लेंगे। इसका राइट आंसर 71 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, जो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। अभी मैंने फंडामेंटल राइट्स की क्लास आपसे ली है, बट वो आपको मिल जाएगी, उस पर अपलोड करा दी जाएगी, ठीक है, आप उसको देख लेंगे। क्विक रिवीजन वाली क्लास को अवश्य देखिएगा।
आप क्विक रिवीजन वाली क्लास करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, आप लगभग 90% क्वेश्चन पॉलिटी के उसी क्विक रिवीजन क्लास से आप कर दोगे। कितने? 90% क्वेश्चन आप उसी क्विक रिवीजन क्लास से कर दोगे। तो ऐसे कौन से हैं? 20 और 21 को आप निलंबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? महाअधिवक्ता, महान्यायवादी, ऑप्शन सी अतिरिक्त महाधिवक्ता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो अटॉर्नी जनरल हैं सर, ठीक है, इनको पहले वेणुगोपाल थे, अब उनकी जगह दूसरा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा नए जो गवर्नर जो बने हैं आपके अटॉर्नी जनरल। संविधान के आर्टिकल किसमें? 76 में। मैं बताऊंगा अभी क्विक रिवीजन में, ये बात आपसे चर्चा का विषय नहीं बना है। ठीक है, चलिए, तो देखो सब पूछे जाएंगे सर क्वेश्चन जो हम कवर करवा रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बूस्ट के रूप में काम करेगा वो। ठीक है, उसको आप भविष्य देखिए, वो जो क्विक रिवीजन क्लासेस है उसको आप आवश्यक देखिए स्टूडेंट्स, आवश्यक देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा है, तभी आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, क्यों हो गया सर? देखिए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, बात तो एकदम ठीक है, बात तो मैं इसको ऐसे ही मानूंगा। क्यों हो गया? क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया। देखो, इसलिए नहीं हुआ है कि हमने वहाँ से मौलिक अधिकार ले लिए, बल्कि इसके कई और कारण भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी बात ठीक है, ये भी, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें 20 का राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब आपसे कह रहा है कि सही सुमेलित सर नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ठीक है सर, बिल्कुल नेहरू रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी। नेहरू रिपोर्ट आप देखोगे 1900 कब की थी? 28 में। ठीक है, एम के गांधी, ये आप देखोगे चंपारण आंदोलन नहीं किया था इन्होंने, रेड कुर्ती मूवमेंट्स। ठीक है, एम के गांधी जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने रेड कुर्ती मूवमेंट्स किया था। इसका जो राइट आंसर है वो तो है बी सर। ठीक है, अब देखो ये डी कह रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, जिसको एस.जी. बोस कहते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, बिल्कुल सही बात है। एस.ए. जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से सही है? देखिए, अगर आपने अगर क्विक रिवीजन क्लास की है तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये 2015 का पेपर मैंने उठाया है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आए हैं सर, डायरेक्ट। ठीक है, देखिए सर, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से सही है? सिटीजनशिप वाला आपको पोर्शन कवर करवा दिया गया हमने। ठीक है, प्रेम्बल और सिटीजनशिप को एक पार्ट में हमने किया है, और जो फंडामेंटल राइट है उसको एक क्लासेस में लगभग 1 घंटे में आपसे क्विक रिवीजन के तौर पर समझने का प्रयास किया गया है। तो ये पूछ रहा है सिटीजनशिप से सर, नागरिकता से। नागरिकता कैसी है? भारत में सिंगल है, बस हो गया। ए, राज्य तथा राष्ट्र दोहरी नागरिकता, नहीं सर, भारत में कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। बी, राज्य की एकल नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, 1 सेकेंड रुकिए, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। देखो, राज्य की एकल नागरिकता, राज्य मतलब उत्तर प्रदेश हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, कर्नाटक हो सकता है, केरला हो सकता है, जो भी। लेकिन संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता आपको कहाँ मिलेगी? ऑप्शन नंबर सी इसमें। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? अब देखो, मूल कर्तव्य जो लाए गए थे वो कब लाए गए थे, मैं आपको उसको बता देता हूँ। मूल कर्तव्य जो थे संविधान का भाग नंबर 4, जिसको DPS भी कहते हैं, आर्टिकल 4 का ए और आर्टिकल 51 का ए में इसको रखा गया है। अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद, ठीक है, एक और है शायद 53। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन अगर अगला हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये कुछ ऐसा घोटाला वगैरह है, देखिए इसको थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? मतलब एक तरीके से तोता वोता कह दिया गया है सर, इसको ध्यान रखेंगे, क्या कह दिया गया है? तोते के रूप में देखा गया। तो रेलवे बोर्ड कहीं ना कहीं रिश्वत मामले में इस बात को रखा गया, क्या ये वाली बात ठीक है? विनीत नारायणी बनाम भारत संघ में, या 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में, या कोयला आवंटन घोटाले में? देखो, जो कहा गया है तोता, इसमें मुझे जो लगता है इन्होंने जो माना है आंसर, अगर हम देखें तो इन्होंने माना है आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर माना है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। लेकिन इसके डी मुझे लग रहा है, हो सकता है, लेकिन इन्होंने सी इसका माना हुआ है। ठीक है, री एग्जाम हुआ था सर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? ये तो डायरेक्ट है, ऐसे में कोई नहीं आंसर ही देख लो, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी थे, इन्होंने नीति आयोग लेकर गया इसके द्वारा। ठीक है, आप बताएंगे नीति आयोग कब से भारत में लागू किया गया है, ठीक है, इसको भी आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो देखो आपको जैसे जितने भी मतदाता दिवस हुए ऐसे कोई दिवस होते हैं, तो इसको लेकर के आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल एक काम कर देना है। क्या काम कर देना है? जो करंट अफेयर में, और मैं आपको करवाऊंगा जो आपकी अर्धवार्षिक घटना सार है उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा, ठीक है, वो लगभग आपको 4-5 क्लासेस के बाद में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर आप बोले थे कहाँ सर, यहाँ से होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, बी 25 जनवरी को, सी 15 फरवरी को, डी 25 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, 25 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत की, बी जापान की, सी चीन की, यूएसए की, डी। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर यूएसए ही है सर, यूएसए की क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। एशिया की धुरी जो नीति है ये आपकी इसकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सलमान रश्दी का हाल ही में, देखो मैं आपको बता दूं ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्या है सर, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री अब 2015 का करंट अफेयर, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, ये पता होना चाहिए। सब हाल ही में मैं करंट अफेयर के नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। आप इनको स्किप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है अगर आपको नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर 91 की क्वेश्चन की बात कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन है, तो इसको आप देखिएगा। इसमें कहा गया अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, बिल्कुल। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक की है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर है। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। देखो पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं, लेकिन इसमें जो 5000 किलोमीटर की बात की गई है, यही इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये पूर्णतः स्वदेशी भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, आप देख रहे हो अलग अलग ये साहित्य का, ये सब करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं ऐसे करंट अफेयर को आपसे नहीं करवाऊँगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैंने भी ये वाला करंट अफेयर नहीं देखा, 2015 का करंट अफेयर है, ठीक। देखिए सर, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के संकेत लेकर के विधायक, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। 100वां क्वेश्चन की बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? हालांकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है ये, अच्छा क्वेश्चनों में से एक माना जाता है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ये जो पारित किया था गया, ये 2007 में पारित किया गया था, ठीक है, शायद 2007 था, हाँ एग्जैक्ट नहीं है, ये भी एक फैक्चुअल है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय की विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? देखो जनसंख्या की जनांकीय की विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। जनसंख्या का घनत्व, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी रहन सहन का स्तर, सी लिंगानुपात, डी ग्रामीण शहरी जनसंख्या। ये पूछ रहा है जनांकीय की विशेषताओं का हिस्सा नहीं है, तो विशेषताएं ऑप्शन नंबर इसमें बी है, रहन सहन का स्तर क्या है, ठीक है, वो इसका नहीं आता। लिंगानुपात तो इसमें रखा जाएगा। मानव पूंजी को बढ़ाता हुआ विनियोग जो अग्रसर के रूप में रखा गया है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है सर, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। देखिए सर क्या है, आइए इसको जान लेते हैं, ठीक है। तो मानव पूंजी को बढ़ाता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों की समुचित प्रयोग से। ऑप्शन नंबर बी उत्पादकता में वृद्धि, सी कुशलता में विकास, उपयुक्त में से सी। देखो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि मानव पूंजी आप करोगे संसाधन के प्रयोग की, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता विकास, स्किल, मतलब ऑप्शन इसका डी है। ये सभी हैं ह्यूमन डेवलपमेंट्स, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, तो सतत विकास वाले में इसको कवर करवा देंगे, ठीक है। क्विक रिवीजन क्लास अवश्य ज्वाइन कीजिएगा और उसको अच्छे से आप कवर कीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रहेंसिवली तरीके से कवर करवाई गई हैं। ये सुमेलित पूछ लिया गया है, ठीक है, कौन सा क्या है, जैसे ऑप्शन नंबर ए देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है सर, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। इस पर थोड़ा फोकस करना है, नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान करना है। ऑप्शन नंबर ए है जनश्री बीमा योजना
बी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, एमजी नरेगा 2003, आम आदमी बीमा योजना 2007। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। 2003 में एमजी नरेगा नहीं आया था, बल्कि ये 2000 कब आया था, 2000 आप देखोगे 5-6 में इसको लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था, 5-6 में इसको लाया गया था। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? चलिए सर, एमजी नरेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का जो प्रतिकूल प्रभाव नहीं है कौन सा? देखिए, कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। अब देखो, जनसंख्या का प्रतिकूल प्रभाव मतलब जो उसका डायरेक्टली इफेक्टिव क्या हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? प्रतिकूल, अगर जनसंख्या अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या नहीं होता है? तो कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, जोतों के आकार में कमी होगी, बिल्कुल। जनसंख्या बढ़ेगी तो जोतों के आकार में तो कमी होगी, ठीक है। बढ़ती हुई बेरोजगारी, बिल्कुल। अनाजों के प्रति जो उपलब्धता में कमी आएगी, लेकिन कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि हो ये निश्चित नहीं है सर। क्या पता वो जो ह्यूमन कैपिटल है वो कैसा बने, क्या पता वो नहीं करे काम, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म की बात की गई है यहाँ पे। किसकी बात की गई है? लैंड रिफॉर्म की बात की गई है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये तो सर है। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ये भी है। काश्तकारी सुधार, ये भी है। लेकिन बहुफसलीय योजना, ये जोतों के आकार की बात नहीं करता है, ये फसलों के उत्पादन, प्रोडक्टिविटी को दिखाने का प्रयास करेगा, उसको और अत्यधिक मात्रा में आगे ले जाने का प्रयास करने हेतु इसको सूचीबद्ध किया गया है। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नहीं है या है, इस पर विशेष फोकस करने की आपको आवश्यकता है और ध्यान देने की भी ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए क्या है, औद्योगिक वित्त कौन देखता है? औद्योगिक वित्त के बारे में सर सिडबी देखता है। सामाजिक सुरक्षा उपाय, भारत निर्माण, ग्रामीण शाख, नाबार्ड, या फिर आपसे ये पूछ रहा है कि महोदय ग्रामीण रोजगार, SJSRY, क्या इसमें से जो राइट आंसर की अगर हम बात कर लें तो इसमें राइट आंसर है ग्रामीण शाख। नाबार्ड जो है आप देखोगे ग्रामीण शाख को ना देख करके RRB तो उस पर काम करता है, नाबार्ड देखता है औद्योगिक वित्त, सिडबी, ठीक है। भारत निर्माण, सामाजिक सुरक्षा उपाय, ग्रामीण रोजगार, SJSRY, 1 सेकेंड रुकिएगा, SJSRY, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन भारत निर्माण की जो बात की गई, सामाजिक सुरक्षा उपाय नहीं आता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, अगला क्वेश्चन क्या है सर, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? किसको? जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्या इसको ये व्यक्त करता है कि देश में जो रहने वाले, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या को, ठीक है। कार्यकारी जनसंख्या का आकार, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, या फिर विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति। ये कह रहा है व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, देश में रहने वाले नहीं, व्यक्तियों की जनसंख्या, कार्यकारी जनसंख्या का आकार, विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति। देखो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर इसका, ठीक है। विभिन्न जो व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण है वही क्या करेगा? व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करने का प्रयास करेगा। इट करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें आप देखोगे बैंक लीकेज कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं करता है? अब देखो जो इसमें नहीं करता है, अगर हम उसकी बात कर लें, व्यावसायिक जो बैंक है, व्यापारिक, देखो RRB भी करता है, नाबार्ड भी करता है, सहकारी तो इसमें करेगा ही करेगा। लेकिन जो आपका ये है सर व्यापारिक बैंक, ये इसमें काम नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मतलब आपने देखा होगा नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2000 कब का है सर बताइए? 2013 का, ठीक है। तो उसके बारे में पूछ रहा है।
खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। तिलहन तो शामिल है सर। चावल, रुकिए एक सेकंड, चावल है, दालें हैं, गेहूँ है, तिलहन इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है। सर्व शिक्षा अभियान सर किसके लिए लाया गया, सर्व शिक्षा अभियान वही है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा देने का प्रोविज़न करता है। ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 से 14 नहीं है, 6 से 15 नहीं है, 5 से 15 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति नई कृषि। देखिए, हरित क्रांति नई कृषि संरचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, 20वीं सदी में, 5वें दशक के दौरान की गई थी। आपको ये पता होना चाहिए कब की गई थी हरित क्रांति। ठीक है, 7वें दशक के दौरान कौन कहेगा सर, 7वें दशक के दौरान नहीं। ठीक है, 7वें दशक के दौरान थोड़ा ही नहीं की गई थी, 7वें दशक के दौरान। ठीक है, 20वीं सदी में आप देखोगे, हाँ 64-65 में इसको लाया गया था, ये बात सत्य है। ठीक है, 7वें दशक के दौरान ही इसको लाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 1964-65 में इसको लाया गया था। उसके बाद आप देखोगे वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है। अब देखो उस समय का है सर ये। ठीक है, किस दौर से गुजर रही है ये पूछ रहे हैं, तो किस दौर से गुजर रही है सर, स्थिर जनसंख्या है, सतत वृद्धि है, तीव्र उच्च विकास है, या निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्चतर वृद्धि दर आज आपको दिख रही है। तीव्र उच्च विकास, देखो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर आप देखोगे जो दिख रही थी वो स्थिर नहीं थी, सतत वृद्धि नहीं थी, तीव्र उच्च विकास पर थी 2015 में, लेकिन उसके बाद में गिरना शुरू हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आइए डाल लेते हैं नजर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, मतलब 2013-14 में महात्मा गांधी जो नरेगा था उसमें भागीदारी आपसे पूछी गई है महिलाओं की, तो महिलाओं की जो भागीदारी कितनी है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, मैं आपसे कहूँ 2014-15 में मुझे एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं पता है, मैं आपको गलत आंसर नहीं बताऊँगा। वैसे तो आप देखोगे 35% आपको महिलाओं को रखा जाता है, लेकिन अब ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछा गया, री एग्ज़ाम तभी हुआ था सर, 35% उसमें रखा गया। ठीक है, अब ये कहाँ पर इसमें दूर तक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन, अगला देखिए 114, ठीक है 114 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। जो कि मैंने आपको जब इकोनॉमी की एक क्लास करवाई थी तो उसमें चीज़ें बड़ी शार्प और स्पष्ट तरीके से आपको बता दिया गया था। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा इशू है, 1 सेकेंड। हाँ जी बच्चे, चलिए देखिए, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, मतलब प्राइमरी सेक्टर। आपने अगर क्विक रिवीजन क्लास की है और इकोनॉमी का आपका पहली क्लास में अगर आपने चर्चा की है, मैंने उसमें बड़े अच्छे से आपको स्पष्ट किया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, बी उद्योग, सी सहकारिता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे ने वो क्विक रिवीजन क्लास नहीं की है, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं और बनते रहे हैं और आने की संभावना रहेगी। वहाँ से 90% क्वेश्चन आएंगे सर, 90% क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, जो मैं आपको जीएस वहाँ पर आपका कवर करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा उस पर फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसी चैनल पर आपको मिलेगा। ठीक है, एजुकेशन वायर पर आपको मिल जाएगी, सीरीज़ है वो, क्विक रिवीजन करके आप देखेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। देखिए ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी से उठाया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को रखा जाता है। किसको, मिश्रित अर्थव्यवस्था को रखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना, देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। साक्षरता दर सबसे कम किस में हो सकती है, तो आप वैसे भी बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में, ऑप्शन नंबर बी बिहार में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, बिहार में। ठीक है, और मैं एक और बात आपको बता दूँ, वो क्विक रिवीजन क्लास चाहे वो कोई सा भी आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, बिहार का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का, किसी का भी आप दे रहे हो, अगर पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बनेगा
तो आवश्यक रूप से उसी पोर्शन को टच करके अपनी क्लासेस क्विक रिवीजन जो क्लास है वहाँ से आएगा ही आएगा। खासतौर पर वो यूपीएससी में भी क्वेश्चन वहाँ से बने हैं और बनते रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो उसको आवश्यक देखिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 117 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुक्त तथा अनिवार्य बनाना है और उन बच्चों के अधिकार के निहित हैं जो प्राथमिक स्तर के। अब देखो ये जो शिक्षा है 2009 में जो है वो कौन सी शिक्षा के स्तर पे है? प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के, सी उच्च माध्यमिक स्तर के, डी स्नातक स्तर के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर तक के रखा गया है। ठीक है, प्राथमिक स्तर तक के लिए इसमें क्या है सर, रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। नगरीय भारत का विस्तार, सर नगरीय भारत का जो विस्तार है वो एक प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक विकास का, बी आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, सी परिष्कृत आय अवसरों के विकास का निर्माण का, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का। तो नगरीय जो भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म बना है, औद्योगिक विकास वहाँ पर होता है, इंडस्ट्री लगती है आपको पता ही है, आधुनिक सेवा क्षेत्र का विकास होता है ये भी आपको पता है, परिष्कृत आय और अवसरों का निर्माण होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी का वहाँ पर निर्माण आपको दिखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का एक हिस्सा है। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण जो है पेयजल कार्यक्रम का एक हिस्सा है, किसका सर? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी भारत निर्माण का, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का, डी ग्रामीण निवारण कार्यक्रम का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं सर, ऐसे क्वेश्चन को आपको फोकस करना है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहे हैं, जैसे 120 क्वेश्चन पे चर्चा की गई है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये पूछा गया है एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मतलब जो एमजी नरेगा है, मनरेगा है, इसके सकारात्मक परिणाम क्या हैं? पहला, ग्रामीण गरीबी की क्रियाशील जो क्रिया शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई। देखो ग्रामीण जो गरीबी की क्रिया शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, ठीक है सर, बिल्कुल राइट है। श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति में कमी, ये गलत है, सौदेबाजी की शक्ति में कमी नहीं हुई है बल्कि बढ़ गया है सर। ठीक है, शहरों की तरफ प्रवासन में कमी, ये बात ठीक है, और इसीलिए इसको लाया गया था कि सर जो माइग्रेट है, जो प्रवासन है वो क्या हो सके, वो कम से कम हो सके सर आपका, किससे, कहीं ना कहीं गाँवों से शहरों की तरफ। तो इसमें जो राइट आंसर है अगर हम देखें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा इसमें गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए तो इसका 1 और 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2005 से 2006 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं थी? मतलब अंग नहीं है। ग्रामीण आवास, क्या ये ग्रामीण आवास? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी पीने का पानी, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण सफाई, ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण सड़कें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर ऑप्शन नंबर बी पीने का पानी। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर भारत निर्माण में पीने का पानी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 122 मतलब 122, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित पूछा है सर आपसे। अब देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड सर कहाँ होता है? सल्फर डाइऑक्साइड आप देखोगे ये आपको मिलेगा, इससे अम्ल वर्षा हो जाती है सर। ठीक है, इससे क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। जो फ्लोराइड प्रदूषण होता है सर आप देखोगे ये आपको मिलता है दांतों में। ठीक है, जो मिथाइल आइसोसाइनेट था ये भोपाल सहिद्री गैस हुई थी, और ओजोन की रिक्तता से क्या हो जाता है, जब इसमें से कैंसर और चर्म रोग की जैसी उम्मीदें हो जाती हैं, मतलब ऐसे रोग बन जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सर, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है CFL का पूर्ण रूप क्या है? इसको बोलते हैं CFL को कॉम्पैक्ट फ्लोरीसेंट लैम्प, बी सेंट्री फ्लिक्स लैम्प्स, ऑप्शन नंबर सी केमिकल फ्लोरीसेंट लैम्प, ऑप्शन नंबर डी कंडीशन फ्लोरीसेंट लैम्प, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फ्लोरीसेंट लैम्प। ये साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पर भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, आप चिंता ना करें, आपको जो क्विक रिवीजन क्लास है उसमें सारी चीज़ें आपसे कवर करवा दी जाएंगी सर। ठीक है, आपको सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे। 124
निम्नलिखित विद्युत अवघट्टियों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? देखो कार की बैटरी में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला अगर मैं कहूँ एक धातु के रूप में जाना जाता है, सर देखिए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम नाइट्रेट। देखो ये तो इसमें होंगे नहीं, ठीक है, दोनों ये तो होंगे नहीं, सोडियम सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें जो राइट आंसर है इसमें सोडियम और सल्फ्यूरिक अम्ल मुझे लगता है इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं कहूँ तो सल्फ्यूरिक अम्ल ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। सोडियम सल्फेट हो सकता है लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है सर? हीमोग्लोबिन का मतलब होता है यहाँ पर हार्ट है आपका और यहाँ से सिरिकाएँ जाएंगी और इसको पंप करेगा सर, किसके साथ में? O2 के साथ में। किसके साथ में करेगा मैं आपको बता दूँ, O2 के साथ में ये क्या करता है? पंप करता है, केवल ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी जीवाणुओं को नष्ट करना, सी रक्त एलप्तता को रोकना, ऑप्शन नंबर डी लोहे के उपयोगी बनाना है। तो लोहे को उपयोगी नहीं बनाना है, इसमें क्या करता है? ये वे केवल सप्लाई करता है किसकी? ऑक्सीजन की। आगे बढ़िए। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी सर? देखो वैसे तो एक वैज्ञानिक है फोरमैन, उन्होंने अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो उन्होंने इसकी क्या दी थी? जानकारी दी थी, परंतु ये भारत के परिप्रेक्ष्य से पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए हरमान मांडी ने, ऑप्शन नंबर बी मेघनाथ साहा ने, ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर ने, डी जेवी नालिकर। तो इसमें राइट आंसर की बात कर लें तो मेघनाथ साहा ने इसकी क्या की थी? सर्वप्रथम जानकारी दी थी, अगर भारत के स्तर पर इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है CNG। CNG का नाम आपने सुना ही होगा, CNG आप भरवाते भी हैं। CNG एक तरीके से कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी साइनोज नेचुरल गैस, सी कंटेंट नाइट्रोजन गैस, डी कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। इसमें आएगा कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस में से इसको माना जाता है, ठीक है। साइनोज नेचुरल गैस नहीं होती है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में से किसका उपयोग किया गया? मतलब जब कार आती है, आप कार चला रहे हैं और साइड में आपके शीशा लगा हुआ है, तो पीछे की जो वस्तुएं हैं, बैटर है, पदार्थ है, उसको अगर आपको देखना है तो सर कहाँ से देखोगे? उस पर ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आप किसका यूज करते हैं? उसको देखने के लिए आप एक ही मिरर का यूज करते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। दूर की वस्तुएं छोटी दिखती हैं, ठीक है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है, और पीछे उसमें देखने के लिए यूज किया जाता है, यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी गोलीय दर्पण। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2015 में आयोजित की गई थी। मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है क्योंकि करंट से, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है सर, करंट से, ठीक है। हम करंट के क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उस पर मैं डिस्कस आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्याजों के छिलके उतारने से आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। अब देखो क्यों ऐसा होता है कि जब हम प्याज छीलते हैं तो प्याज को छीलने से हमारी आंखों में क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, ऑप्शन नंबर ए सल्फोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सल्फेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर डी कार्बोलिक अम्ल। देखो इसमें जो होता है, इसमें जो अम्ल होता है, अगर हम इसकी बात कर लें, इसमें जो अम्ल होता है ना, वो होता है, आपको देखेंगे सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक नहीं होता है, इसमें सल्फेनिक अम्ल होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो इसमें है निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? जो कढ़ाई अगर आपकी ना चिपकने वाली में निर्माण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए टेफ्लॉन का, ऑप्शन नंबर बी नियोप्रोइन का, ऑप्शन नंबर सी PVC का, ऑप्शन नंबर डी चट्टा, मतलब इसको बोलते हैं गट्टा परचा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है टेफ्लॉन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपने मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ये आप देखोगे 2013 में क्वेश्चन, आप देखिए मैं बात कर रहा हूँ 2024 में, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि 15 की परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। 15 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, ये शायद 25 अक्टूबर था एग्जैक्ट, शायद अगर मैं कहूँ 132 का, हाँ देखिए तो 24 अक्टूबर के आसपास था शायद, ठीक है। आप देख लेंगे इसका आंसर, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, आपके लिए जो अब क्वेश्चन आएंगे वो इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन,
WWF का पूरा नाम क्या है सर? WWF की फुल फॉर्म आपने पढ़ी होगी, इसको विंडो वर्ल्ड वाइड बोलते हैं या वेब वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड, इसको बोलते हैं वर्ल्ड, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं इसको, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं बोलते हैं इसको, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है सर। देखिए विटामिन ए, विटामिन जो सी है सर उससे क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो पहले का चौथा देख लीजिए कहाँ होगा, पहले का चौथा केवल इसमें है, ये तो होगा नहीं, एलिमेंट मेथड लगाइएगा इसमें, ये भी नहीं होगा, या तो सी होगा या फिर ए होगा। फिर उसके बाद आता है आपका विटामिन ए, विटामिन ए से होता है सर रतौंधी रोग, क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। तो सी का देखिए पहला हो जाएगा, सी का पहला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन बी से बेरीबेरी रोग होता है, और फ्लोरिक अम्ल क्या होता है, रक्तलापता की बात करता है। तो इसलिए इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एलिमेंट मेथड आप लगाएं, जिसका आपको पता है उसको आप ढूंढ लें और बाकी का फिर उसमें ऑब्जर्व कर लें, तो आपका आंसर जल्दी उससे निकल आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। देखो सर मैं आपसे बता दूं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2017 में, ये बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है, मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको PYQ से सोल्व हो जाएंगे। आप अगर 2024 में जो परीक्षा होने वाली है UP PCS की, आप यकीन मानिए 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर आपने ये सीरीज़ जो चल रही है 2015 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, अगर आपने अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लिया मेरे साथ, तो मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, यहाँ से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपका रिवाइज हो जाता है और क्वेश्चन का आपको पता भी चल जाता है। और जो मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ उसको भी आप देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में वृद्धि होती है, क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सी ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सर अगर आप CO2 का वर्णन करेंगे ना तो इससे तो होगा ही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, ईजी क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, इकोलॉजी एनवायरमेंट की अभी क्योंकि रिवीजन क्लास अभी शुरू नहीं हुई है, होगी सर। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्त्र एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? अब बताइए, आवश्यक नहीं है पूछ रहा है दांतों के। देखो कैल्शियम तो बहुत जरूरी है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। देखो कैल्शियम, फ्लोरीन और फास्फोरस तो बहुत जरूरी होते हैं सर दांतों की मजबूती के लिए, परंतु अगर हम बात कर लें आयोडीन, आयोडीन से सर गहंगा गले में और कई ऐसी पाचन क्रिया डाइजेशन को कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सर जो आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर क्यों दिया गया था आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन नंबर बी ब्राउनिंग गति के लिए, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वैधुता प्रभाव के लिए, ऑप्शन नंबर डी ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए। तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो खास तौर पर आप देखोगे प्रकाश वैधुता प्रभाव के लिए नहीं, वो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए ही वो आपको क्या था सर, दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है सर? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। श्वेत क्रांति, फिर भी ऑप्शन नंबर ए अंडा उत्पादन से, बी दूध उत्पादन से, सी गेहूं उत्पादन से, डी मछली उत्पादन से, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी है, दूध उत्पादन से इसको रखा गया है सर श्वेत क्रांति को। नहीं तो कहेंगे सर आपने तो क्वेश्चन करवाया ही नहीं, हम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पेपर आपको देना है सर, आप बनेंगे। देखिए प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों हो जाता है सर ऐसा, इसका कारण क्या है? देखिए प्रेशर कुकर में अगर भोजन कम समय में तैयार हो जाता है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी जल का क्वथनांक घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी भोजन कम ऊष्मा लेता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से जल का जो क्वथनांक है ना वो क्या हो जाता है सर, इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर अगर हम देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की बात कर लें, 140, ठीक है, किसकी बात कर लें, 140 क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें। चलिए, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? सर ऐसे प्रतिबिंब बनेंगे, ऑप्शन नंबर 1 2, बी 4, डी 8, डी अनंत और सी 8। ऑप्शन नंबर डी है सर, इसमें अनंत बनेंगे जब आप रखते हैं ऐसे समानता पे, ठीक है। तो जब क्या होते हैं, बिल्कुल दो समानांतर समतल पर आप रखोगे तो चीज़ें बिल्कुल अनंत बनती चली जाएंगी। कभी आप मिरर में आप गए हैं, आपने कभी देखा है हेरा फेरी मूवी, तो उसको देख लेना एक बार, ठीक है। हरित क्रांति संबंधित थी सर किससे थी? ऑप्शन नंबर ए मोटे अनाज के उत्पादन से, बी दलहन उत्पादन से, सी गेहूं के उत्पादन से,
डी तिलहन के उत्पादन से। राइट आंसर तो सर गेहूं के उत्पादन से है। अच्छा, हरित क्रांति कब की गई थी? अभी 2000 आप देखोगे हरित क्रांति के जो जनक हैं, ठीक है, उनको क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप बताएंगे अभी नोबेल पुरस्कार भारत रत्न मिले हैं अभी, ठीक है, 5 व्यक्तियों को आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में किस किस को मिले हैं। उनमें से एक भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। वैसे तो नॉरलॉक बोक हैं जो कि वैश्विक स्तर पर है, लेकिन भारत में कौन है, किनको दिया गया, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और वर्ष 1964-65 में हरित क्रांति हुई थी, ठीक है, गेहूं के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सर आपका, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। देखो, अगर आपको ट्रांजिस्टर बनाना है, मतलब जैसे मैं अगर फ़ोन की बात करूँ, लैपटॉप की बात करूँ, टैबलेट की बात करूँ, आईपैड की बात करूँ जो मेरे पास में, ठीक है, तो इसमें जो ये चल रहा है इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो बोर्ड आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है सर, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होता है? एल्युमिनियम ऑप्शन नंबर ए, बी सिलिकॉन, सी तांबा, डी चांदी। सबसे ज़्यादा सिलिकॉन की चिप होती है सर, और यही ट्रांजिस्टर बनाने के लिए काम में आती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ किससे बनाते हैं आप, ठीक है, इसके बारे में आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी पॉलीयूरीथेन, ऑप्शन नंबर सी पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन नंबर डी पॉलीएमाइड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पॉलीयूरीथेन से हम क्या कर लेते हैं, जो बुलेट प्रूफ खिड़की बना लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? किसका सर? गोबर गैस। आज भी भारत में गोबर गैस आप देखोगे प्रचलन में आती है। मैंने भी इसका अपने घर पे एक बार बनाया था, तो कई दिन इसका प्रकाश मैंने स्टडी में भी यूज किया था, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सी.वी. रमन, ऑप्शन नंबर बी जे.सी. बोस, ऑप्शन नंबर सी.वी. देसाई, ऑप्शन नंबर डी एच. खुराना। तो इसमें जो है आप देखोगे जे.वी. बोस को ये कह रहे हैं, इन्होंने जो आंसर माना है वो माना है ऑप्शन नंबर बी जे.सी. बोस, इसका करेक्ट आंसर ये मान रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका 45, ठीक है, 145। कैले, इसको बोलते हैं कोले कैल्सीफेरॉल, कोले कोल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो इसको विटामिन डी के नाम से जाना जाता है, क्या ऐसी बात है? ऑप्शन नंबर ए हड्डी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। देखो ये बोल रहे हैं कैल्सी, इसको बोलते हैं, ठीक है, कोले कैरेफोरॉल, तो ये ऑप्शन नंबर डी का ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखो अभी हिस्ट्री तैयार भी नहीं की है, क्वेश्चन देखो आंसर आपके बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले थोड़ा, ये तो तीसरे चौथे थे, ठीक है, पहले नहीं थे, दूसरे या तीसरे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नहीं सर। ऑप्शन नंबर सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी एओयुम। बातें तो एओयुम लगा देंगे पर वो नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। और आप देखोगे तेजपाल संस्कृति कॉलेज स्कूल पढ़ता है आपका कहाँ, मुंबई में, वहाँ पर इसको किया गया था, ठीक है, महाराष्ट्र। आगे बढ़िए, कभी जीवन में मौका मिलेगा तो हम आपको पढ़ाएंगे, हिस्ट्री भी बड़े अच्छे से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? अब देखो ये पूछ रहे हैं विश्वविद्यालय के जो संस्थापक सर कौन थे। ऑप्शन नंबर ए गोपाल, ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी देवपाल, ऑप्शन नंबर डी महिपाल। तो जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, आप पहले तो बताएंगे कहाँ पर है, और इसकी स्थापना करी थी ऑप्शन नंबर बी, मतलब धर्मपाल जी ने, ठीक है, पाल वंश के ये एक शासकों में से एक हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए निहार रंजन रे ने, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोहन मुखर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी अरविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर डी वरिंद्र कुमार घोष ने। तो राइट आंसर है इसमें अरविंद्रनाथ टैगोर ने। याद कीजिए 1905 का बंगाल विभाजन, ठीक है, तभी से इसको लाया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी समय भारत माता के चित्र वित्र बनाए गए थे, उसी समय सारी चीज़ें की गई थी। चलिए सर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा ये पूछ रहा है सुमेलित नहीं है सर, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, हावड़ा संयंत्र प्रकरण
1940, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 से और 1930, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। इसका आंसर आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आपने बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी। इसका आंसर 149 का आप बताएंगे, जो भी क्लास अभी देख रहे हैं बाद में देखेंगे, ठीक है, वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर आपका ये है, ठीक है, 149। चाहे आपके पास में सीरीज नंबर 1 हो, आप इसका आंसर बताएंगे, एक्सप्लेन कर देंगे तो उससे और भी अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। मुझे लगेगा कि नहीं, आप जीनियस हैं और आप उस काबिलियत हैं, आपका सिलेक्शन हो गई होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है सर, जो 2015 का आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का जो पेपर था उसका लास्ट क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी, बी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, सी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813, डी लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। इसका जो राइट आंसर है वो है सर आपका एशियाटिक सोसाइटी, सही सुमेलित नहीं है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे है, यह 1804 में नहीं है सर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका यूपीपीसीएस का जो पेपर था, उस पर हमने आपसे चर्चा करी, ठीक है। किस पर चर्चा करी? उस पर हमने आपसे चर्चा करी। और ये यूपीपीसीएस का आप देख रहे हैं प्रीलिम्स का जो 2015 का एग्ज़ाम था, इस पर मैंने आपसे फुल डिटेल में इसकी चर्चा कर दी है। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको नहीं करवाए हैं, ठीक है, वो आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। करंट अफेयर आप पूछा जाएगा जो मैं आपसे घटना सार पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। वेट कीजिएगा, 8 दिन में आपको वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, उसकी क्लासेस, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी टॉपिक में, अगली क्लासेस में। अब 2016 का जो आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है उसको देखेंगे, क्योंकि 15 से 22 तक की सीरीज़ है, ये चलती रहेगी। मन लगा के पढ़ते रहिएगा, चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा और क्विक रिवीजन क्लास को आवश्यक रूप से देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना, जो मैंने आपको वर्क दिया है उसको करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिएगा। सभी को मेरी ओर से नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, जय हिंद, जय भारत।